हेलो फ्रेंड्स, आज हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 20 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस डिस्कशन में हम लोग 8086 और 88 के इंस्ट्रक्शन सेट पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पहले आप जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट पर डिस्कशन किया था। और 8085 में अगर एक्चुअल में कहा जाए तो वहाँ पर 43 इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन थे और करीब करीब 250 ऑपरेशन कोड हमने बनाया था, जो एक्चुअल में मशीन के अंदर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। जब हम 8086 और 88 की बात किए तो निश्चित रूप से इसमें अपग्रेडेशन की बात हुई, बढ़ाने की बात हुई। और 8088 या 86 के इंस्ट्रक्शन सेट में देखिए, इस 43 को हमने अपडेट किया और इसके बदले 94 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हमने बनाया। इंस्ट्रक्शन सेट, तो ये 94 इंस्ट्रक्शन सेट है। और आप इससे पूछेंगे कि ऑपरेशन कोड कितने बनेंगे, तो ऑपरेशन कोड इस माइक्रो प्रोसेसर में नियर अबाउट 20,000 ऑपरेशन कोड है। और चूंकि 20,000 ऑपरेशन कोड हमने बना लिए, इसी के कारण कंप्यूटर बना पाना संभव हुआ। तो आप सोच लीजिए कि कहाँ नियर अबाउट 250 इंस्ट्रक्शन थे, उनको हम 20,000 ऑपरेशन कोड तक ले लिए। अपग्रेड हमने जब किया, एक बार हमको प्लेटफॉर्म मिल गया तो हमने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया। और इस प्रोग्रेस के बाद हमने ऐसा पाया कि अब हम इस माइक्रो प्रोसेसर 8086 या 88 के सहयोग से कंप्यूटर बना पाएंगे। कंप्यूटर बनाने में अब हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और यही 94 इंस्ट्रक्शन और करीब 20,000 ऑपरेशन कोड पूरी दुनिया को पहली बार पर्सनल कंप्यूटर दिया, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप के नाम से आया, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से बाद में जाना गया। मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन भी कंप्यूटर अपने लिए खरीद सकता था, मार्केट से परचेज कर सकता था, अपने घर में रख सकता था और अब डे टू डे वर्क करने में सक्षम था। हम ये नहीं कहते कि ये इतना पावरफुल था जो आज का कंप्यूटर है, लेकिन पहली बार कल्पना पूरी दुनिया में अगर पर्सनल कंप्यूटर की हुई तो इसी माइक्रो प्रोसेसर 8086 और 88 के कारण हुई। और इस माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेट होने वाले इंस्ट्रक्शन सेट के कारण ये संभव हो पाया है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा कहना है कि 8086 या 88 में जो इंस्ट्रक्शन सेट है, करीब ये टोटल 94 इंस्ट्रक्शन सेट है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन सेट हमने लिखे हैं, अलग अलग टाइप के हैं, जिन पर डिटेल चर्चा आगे आने वाले लेक्चर में हम करेंगे। ताकि इंस्ट्रक्शन सेट अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हम प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। अब प्रोग्राम जब नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट हैं, इनको कुछ तो इंस्ट्रक्शन सेट 8085 में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उनको स्किप करेंगे। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो 8085 से भी उसको देख सकते हैं। हाँ, जो एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं उन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि प्रोग्रामिंग के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बेसिकली एक बात तो हमको ध्यान में रखना है, एक स्ट्रक्चर हम अगर मेमोरी का भी विजुअलाइज कर लें तो हमें लगता है कि और ज़्यादा अच्छा होगा। हम जानते हैं कि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 4 कोड की बात करते हैं, जिसमें स्टैक सेगमेंट, इसको हम स्टैक बोलते हैं। दूसरा है कोड सेगमेंट, तीसरा है डेटा सेगमेंट, और एक है एक्स्ट्रा सेगमेंट। देखिए, जैसे अगर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग की भी बात करें, कोई प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट पर आज भी हमारा प्रोग्रामिंग चलता है। अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग की आप बात करें तो स्टैक
डेटा स्ट्रक्चर के विषय में भी आप पढ़े हैं। स्टैक बहुत ही पॉपुलर मेमोरी स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को रखा जा सकता है। तो जितने भी, जैसे अगर हाई लेवल की हम बात करें तो आप समझिए कि जो फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं, ये सारे फंक्शन स्टैक मेमोरी में हैंडल किए जाएंगे। और कोड सेगमेंट में हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जितना भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन कोड बोलते भी हैं उसको, तो कोड की सारा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन में रखा जाता है। और इसके बाद डेटा सेगमेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। डेटा सेगमेंट में जनरली हम क्या रखेंगे, तो जैसे प्रोग्रामिंग में अगर हम देखें तो हम लोग ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं, डेटा वेरिएबल की बात करते हैं। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो या तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में रखे जाएंगे या डेटा सेगमेंट में रखे जाएंगे। तो डेटा और एक्स्ट्रा सेगमेंट हमारे ऑपरेंड को स्टोर करने का माध्यम है। और बाकी स्टैक जो है वो फंक्शन, जब भी आप करते हैं हाई लेवल में कॉल तो फंक्शन में जाता है। यहाँ पर हम कोड सेगमेंट की बात करते हैं। ऐसे जनरली हाई लेवल प्रोग्रामिंग में अगर जाएं आप, जो मशीन इंडिपेंडेंट है तो मशीन के अंदर की बात नहीं करते हैं, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हीप स्ट्रक्चर। तो हीप स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है सी या C++ जावा लैंग्वेज में, वहाँ पर कोड ही रखा जाता है। कोड हमेशा हीप स्ट्रक्चर में रखते हैं और फंक्शन को स्टैक में रखते हैं। डेटा सेगमेंट में डेटा वेरिएबल की बात हो, ग्लोबल वेरिएबल की बात हो, क्लासेज वगैरह स्ट्रक्चर की बात हो, वो डेटा सेगमेंट में या एक्स्ट्रा सेगमेंट में रखते हैं। लेकिन यहाँ भी हम वही काम करते हैं। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो पहली बार हमने कंप्यूटर में ही ये काम किया है, तब जाके हमने हाई लेवल लैंग्वेज बनाया। तो आप जानते हैं कि पहले तो माइक्रो प्रोसेसर हमने बनाया, फिर इंस्ट्रक्शन सेट हमको मिला, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मिले, फिर इसके बाद ये जो अलग अलग सेगमेंट है ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही हमने बनाया था। और इसके आधार पर हाई लेवल लैंग्वेज में उनकी ग्रुपिंग की गई। तो अभी हाई लेवल पर डिस्कशन यहाँ हम नहीं करेंगे, हम लोग तो मशीन लेवल की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 94 इंस्ट्रक्शन है 8086 या 88 माइक्रो प्रोसेसर में, वो कितने ग्रुप में बांटे गए थे। सबसे पहले डिफरेंट ग्रुप में उनको हमने बांटा। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप भी आप बोल सकते हैं। तो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, इसका मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन वो सारे इंस्ट्रक्शन है जिसमें डेटा में हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को एक जगह से सोर्स से लेंगे और डेस्टिनेशन पर रखेंगे। ठीक वही काम हम लोग हाई लेवल में कॉपी जो कमांड का जो है वो यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। और डेटा ट्रांसफ़र में हम एक प्लेस से डेटा लेंगे और दूसरे जगह रखेंगे। ये अलग बात है कि जब हम ऑपरेशन कोड इस पर बनाएंगे तो हमारे ऑपरेशन कोड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सीपीयू के अंदर तमाम तरह के रजिस्टर हैं। मेमोरी का रेंज हमारे पास 20 इंस्ट्रक्शन सेट है, तो इसका मतलब 1 MB मेमोरी उपलब्ध था पहले माइक्रो प्रोसेसर में। तो 1 MB मेमोरी के किसी लोकेशन से डेटा लेके किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन में रखना हो, मेमोरी से किसी रजिस्टर में रखना हो, रजिस्टर से मेमोरी में रखना हो, ये सारा काम, या फिर डेटा को सीधे सीधे इनपुट डिवाइस से रिसीव करने वाली बात हो या आउटपुट पर सीधे सीधे ट्रांसफ़र करने वाली बात हो। जैसे अगर सी लैंग्वेज की हम बात करेंगे तो स्कैनएफ प्रिंटएफ वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमारे पास मौजूद है, और उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वहाँ पर देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इंस्ट्रक्शन हमारे पास था। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन का डिस्कशन हम करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इसकी भी गुंजाइश हमने बनाई ताकि हर तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इंस्ट्रक्शन सेट मौजूद हो। इंस्ट्रक्शन होगा तो सीधे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिख करके हम अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन वहाँ नहीं हो सकता था, लेकिन वहाँ मैनुअली बहुत सारा प्रोग्राम के अंदर हमको चेंज करने होते थे, काउंटर सेट करना होता था। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को निमोनिक्स कोड में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं।
तो वो सारे इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक ग्रुप में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की बात हुई, तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन तो आप जानते ही हैं, लॉजिकल ऑपरेशन एंड और एक्सऑर, इस तरह के जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन भी है शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, डेटा को लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये सारे इंस्ट्रक्शन 8085 में भी थे, इसलिए हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगी। तो और इस पर ज़्यादा डिस्कशन हम लोगों को करने की ज़रूरत है। इसके बाद ट्रांसफ़र एंड ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर था। तो ये 5 इंस्ट्रक्शन सेट का ग्रुप हमारे पास 8085 में था और उनका डिटेल डिस्कशन भी हमने किया है, सारे इंस्ट्रक्शन पर डिटेल डिस्कशन की है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई दिक्कत है तो 8085 के इसी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में आप 8085 इंस्ट्रक्शन सेट पर जाइए और वहाँ जा कर के आप देखिए, फिर से उसको देखिए ताकि इन सारे इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। ऐसे स्लाइड थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन यहाँ करेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत वहाँ जानते हैं तो यहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इसी वीडियो में उससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल जानना है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को ज़रूर विजिट करें। इसके बाद अब यहाँ से 8086 की कहानी होती है। अगर हम कहें तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमको ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल 8086 में हमने नया ऐड किया ताकि हम ठीक तरह से प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकें। और इसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था लूपिंग और इटरेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो वहाँ भी कंडीशनल स्टेटमेंट थे, लेकिन लूप कैसे चलाना है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में आप जानते हैं कि डू वाइल का हो, फाइल का हो, फॉर लूप है, स्विच केस स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट यहाँ लूपिंग और इटरेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हमने ऐड किया ताकि हम हाई लेवल लैंग्वेज में इसको ठीक तरह से प्रोग्राम कर सकें। ये इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण था स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन। यहाँ पर स्ट्रिंग का भी प्रोसेसिंग हो सकता है और स्वाभाविक है, अगर कंप्यूटर में स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग हम नहीं किए तो हम कंप्यूटर बना ही नहीं पाएंगे, फिर कंप्यूटर का काम क्या होगा। तो पहली बार हमने यहाँ पर इस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का भी इंस्ट्रक्शन ऐड किया, सब रूटीन का कॉन्सेप्ट लाया, सब रूटीन एंड इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर भी था। यहाँ भी है, कुछ चेंज है, थोड़ा सा और हमने कुछ ऐड किया, कुछ उसमें से रिमूव भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि 8085 का A to Z इंस्ट्रक्शन को एज इट इज हमने इस्तेमाल किया, जो वो हमें बाद में लगा कि इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हमने एलिमिनेट भी किया इस 94 में। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं जिन पर डिस्कशन आगे आने वाले लेक्चर में हम करेंगे। और ये इंस्ट्रक्शन के डिस्कशन के बाद हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग पर सीधे जाएंगे, हम प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरह जैसे हम C++ में हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, हम असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम बना सकते हैं, बशर्ते कि हमको इंस्ट्रक्शन सेट का आइडिया हो, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इसका डिटेल आइडिया हो तो प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। अब जरा सा देखें, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिटेल लिया है वो है डेटा ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में देखिए कितने सारे इंस्ट्रक्शन हैं और इसमें बहुत नए इंस्ट्रक्शन नहीं है। अब करीब करीब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के विषय में आप जानते हैं क्योंकि डेटा इंस्ट्रक्शन सेट आपने पहले पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन MOV मूव वहाँ भी था। यहाँ पर अंतर ये एक बात है, या बात आपको समझनी है कि हमारा 8086 या 88 इंस्ट्रक्शन जो है, यहाँ पर अगर हम 8 बिट में डेटा की प्रोसेसिंग करें और 16 बिट में, तो 8 बिट को हम बोलते हैं बाइट, ये तो आप जानते हैं, और 16 बिट को हम बोलेंगे वर्ड। तो डेटा ट्रांसफ़र हम इंस्ट्रक्शन डिस्कशन में बाइट या वर्ड की बात करें तो आप आसानी से समझ जाएं कि सिंगल बाइट की बात हो रही है या डबल बाइट, क्योंकि वर्ड मीन्स 2 बाइट। तो यहाँ पर डेटा मूव करने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मूव बाइट और वर्ड बिटवीन रजिस्टर। ये मूव इंस्ट्रक्शन अब यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर की बात करते हैं, मूव R1 R2, सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। मूव करेंगे एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, तो हम इसको लिखेंगे MOV मूव।
इसके बाद XCHG एक्सचेंज, बाइट या वर्ड को हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब समझ रहे हैं कि AX से BX में जा सकते हैं, AL से BL में जा सकते हैं, AL से CL में जा सकते हैं, DL में जा सकते हैं। तो अलग अलग जगह पर आप बाइट या वर्ड के डेटा को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन भी हमारे पास XCHG के नाम से है। तो इसके बाद XLAT ट्रांसफ़र AL विथ BX। अब BX मतलब ये इनडायरेक्ट रजिस्टर का है। BX रजिस्टर में कोई एड्रेस है 1240, तो इस एड्रेस पर जो डेटा है उसको हम एक्यूमुलेटर के लो ऑर्डर बाइट को ट्रांसफ़र करते हैं। ये बेसिक XLAT है। इसके बाद देखिए स्टैक से संबंधित हमारे पास इंस्ट्रक्शन है पुश और पॉप। पुश और पॉप इतना पावरफुल इंस्ट्रक्शन है कि इसमें असेंबली लैंग्वेज में बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई लेवल का हर बच्चा, डेटा स्ट्रक्चर का हर बच्चा पुश और पॉप ऑपरेशन जानता है, क्योंकि ये स्टैक में ऑपरेट होता है। और स्टैक देखिए जीरो एड्रेस मेमोरी बोलते हैं। स्टैक में कभी मेमोरी की बात ही नहीं करते हम स्टैक में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि स्टैक LIFO प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ पर सीधे टॉप एक पॉइंटर है, यहाँ पर जो भी डेटा रखना है उसको रखेंगे। मूव यहाँ पर XCH जो भी इंस्ट्रक्शन हो, डेटा हो, यहाँ पर डेटा की बात हम कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा की बात कर सकते हैं। तो जब भी हम स्टैक में डेटा रखने की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुश। और जब निकालने की बात होती है तो पॉप। अब पुश या पॉप हर ऑपरेशन स्टैक टॉप पर ही होता है। जब भी डेटा मूव किया जाता है तो टॉप को हम इंक्रीमेंट करते हैं, और जब निकालते हैं तो डिक्रीमेंट कर लेते हैं। तो स्टैक टॉप में कोई मेमोरी का एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टैक में के टॉप पोजीशन पर जाके डेटा रखना या निकालना है। और इसके लिए हमारे पास सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन है पुश या पॉप, और यही हाई लेवल लैंग्वेज में भी पुश या पॉप सीधे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई बदलाव आज तक हमने नहीं किया, करने की ज़रूरत भी नहीं है, सबसे आसान टर्म है। और तो पुश या पॉप ऑपरेशन हमेशा स्टैक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये भी डेटा ही ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके बाद इन या आउट, देखिए इन या आउट ऑपरेशन वहाँ भी था, डेटा ट्रांसफ़र